हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है, इस पे एक कोई इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन अलग हैं, इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन अलग हैं, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ अप्रोचेज अबाउट द टर्म नेशनल इनकम। तो आज के इस लेक्चर में हम जनरल टर्म्स को देखेंगे और मोटा मोटी तौर पे नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है उसको देखेंगे। सो नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज आउटपुट ऑफ ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है उसका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स का मतलब जिसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर लिया जा रहा है, जो आगे रीसेल में काम नहीं आ रही है, तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका कंजम्पशन होता है उसकी टोटल वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम कहलाती है। और वो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर का मतलब है इंडिया की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर की, यानी इन अ फाइनेंशियल ईयर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसका जो सम टोटल है वो नेशनल इनकम होता है। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ नेशनल इनकम इज क्रिएटेड इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम को समझना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जब भी हम एंटर करते हैं तो विल एंटर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जैसा कि नेशनल इनकम की हमने ऑलरेडी इसका मीनिंग देखा है। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो इस ईयर के दौरान जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये हो गया जो कोई भी इंटरमीडिएट गुड नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर अल्टीमेटली ब्रेड कंज्यूम की जा रही है तो ब्रेड की ही वैल्यू हम लेंगे, उसमें जैसे मैदा है, ये है, इन सब की जो डबल काउंटिंग होती है जिसको हम बाद में आगे भी समझेंगे, उस डबल काउंटिंग को हम लेस कर देते हैं, उनकी वैल्यूज को हम लेस करके एक अल्टीमेट प्रोडक्ट की वैल्यू हम लेते हैं। अगर हम मैदा ही घर में लेके आ रहे हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए तब फिर वो मैदे की वैल्यू ली जाएगी, अल्टीमेट इंटरमीडिएट वहां भी हट जाएगा। अगर हम ब्रेड कंज्यूम करें तो ब्रेड की वैल्यू ली जाएगी। सो दस इट इज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो सारे काम, वो सारी एक्टिविटी जो कि कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके दे रही है उनको, जिसका देश की इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो जो नेशनल इनकम है वो नेट रिजल्ट है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी भी कंट्री की उसका ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, एंड इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक फाइनेंशियल ईयर में हो रही है और जिसको हम मनी के टर्म्स में जिनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका नेट रिजल्ट, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, उससे हमें क्या जो भी कैलकुलेशन मिल रही है उसे वो नेशनल इनकम कहलाएगी। सो नेशनल इनकम इज एन अनसर्टेन टर्म। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो टर्म है उसमें कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जितने भी पूरी कंट्री के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितनी भी लैंड है, जितना भी लेबर है, जितनी भी कैपिटल है, उन सब के ऊपर जो भी पेमेंट मिल रहा है, जैसे रेंट, लैंड पे हमें रेंट मिल रहा है, या लेबर को जितनी भी वेजेस मिल रही है, या फिर कैपिटल पे जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उन सबका सम टोटल नेशनल इनकम है। कुछ कहते हैं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम है। सो इसकी अभी तक इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, या एक वेग कॉन्सेप्ट है ये, एंड इट इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर। अभी जो 3 टर्म बता, नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर, ये कह रहे हैं कि जो नेशनल इनकम है उनको हम इन 3 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटपुट के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं, डिविडेंड का मतलब हो गया इनकम के सेंस में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को, और टोटल एक्सपेंडिचर के सेंस में भी हम कहते हैं कि किसी जिसका भी खर्चा होता है वो किसी न किसी की इनकम होती है। तो इंडिया में जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है या जितना भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम है। जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, जितना भी डिविडेंड जनरेट हो रहा है वो भी नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम 3 तरह से हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो 3 तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर के सेंस में, आउटपुट के सेंस में और इनकम या डिविडेंड के सेंस में। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम के डेफिनेशंस की। Well, there are a number of definitions given by a number of authors, but we have taken a few definitions. So, the first definition is of Marshall, जो कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन का पार्ट है, क्योंकि मार्शल जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो पहले आए हैं, जो पुराने हैं। He said the labor and capital of a country acting on its natural resources, यानी एक कंट्री का जितना भी लेबर है और जितनी भी कैपिटल है वो उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं। Acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, यानी हमारे लेबर ने, हमारे कैपिटल ने मिलके हमारी कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उस पर काम किया और इनके कॉम्बिनेशन से, यानी इन
तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी कमोडिटीज हमें मिली, नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज का मतलब है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिली, जो भी मटीरियल कमोडिटी थी, चाहे वो इमटीरियल थी, मटीरियल का मतलब जितने भी सर्विसेज थी, ठीक है, तो ये जो है वो दिस इज द ट्रू नेट एनुअल इनकम ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंट्री और नेशनल डिविडेंड। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज मटीरियल एंड इमटीरियल सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड। अब इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन वेग है यहाँ पे, इसमें आगे लिखना चाहिए था कि इनकी जो वैल्यू है, जो भी कमोडिटीज प्रोड्यूस की जा रही है, उनकी वैल्यू क्या है, नेशनल इनकम है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज साइमन कुजनेट्स्की, उन्होंने डिफाइन किया नेशनल इनकम को एज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज। वही अगेन एक जैसे डेफिनेशन लिखे, नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, यानी जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसका नेट वैल्यू फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब ये क्या कह रहे हैं, ये फ्लो की बात कर रहे हैं। फ्लो का मतलब है, एक होता है बिजनेस फर्म सेक्टर, बिजनेस फर्म सेक्टर यानी प्रोडक्शन सेक्टर जिसे बोल सकते हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है। चलो यहाँ पे हम एक फैक्ट्री बनाते हैं छोटी सी, ये तो हो गया बिजनेस फर्म सेक्टर। एंड देयर इज अनदर सेक्टर दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस फर्म सेक्टर में एक बार हम अगर फ्लो को देखें नेशनल इनकम के, तो क्या होता है, बिजनेस फर्म सेक्टर को यानी जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनको अगर क्या कहते हैं, गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोड्यूस करनी है तो उनको क्या क्या चाहिए, उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। दे नीड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये सारा का सारा इनको सप्लाई कहाँ से होता है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ से आता है, हाउस होल्ड सेक्टर से तो आ गया। लैंड कहाँ से लेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से लेंगे, कि लोगों से लैंड ले जाएगी। लेबर कहाँ से लेंगे, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। कैपिटल कहाँ से आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बिजनेस फर्म सेक्टर को क्या सप्लाई करता है, एफओपीज, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब बिजनेस फर्म सेक्टर इनके यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनती है वो किसको सप्लाई करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये जो फ्लो है इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। जो एफओपीज और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं, तो एक तो हो गया रियल फ्लो, एंड सेकेंड आता है मॉनेटरी फ्लो। अब वो भी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, जब अब ये तो यहाँ पे रियल फ्लो की बात हो गई, अब इनका पेमेंट भी तो देना पड़ेगा। हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस फर्म सेक्टर को, तो बिजनेस फर्म सेक्टर ऑब्वियसली इनका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करने के लिए वो किस फॉर्म में पेमेंट देगा वो हम देखते हैं। अब बिजनेस फर्म सेक्टर ने इनको दिया, क्या दिया, पेमेंट फॉर एफओपीज, और एफओपीज का पेमेंट किस फॉर्म में देगा, लैंड पे क्या मिलेगा, लैंड लिया तो रेंट पे करेगा, वेजेस ले रहा है, सॉरी लेबर ले रहा है तो वेजेस पे करनी पड़ेगी हाउस होल्ड सेक्टर को, कैपिटल ली है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बाकी बचा हुआ एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सेकंड आता है, अब क्योंकि बिजनेस फर्म सेक्टर ने इनको हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी है तो हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस फर्म को क्या देगा, पेमेंट देगा। किसका पेमेंट देगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो ब्लू लाइन है वो कहलाती है आपकी मॉनेटरी फ्लो, जो पेमेंट के रूप में चल रहा है, जहाँ पे एक तरफ रेंट वजह इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट दिया जा रहा है, मॉनेटरी फ्लो। अब फिर से हम इसे हम फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं कि किस तरह से फ्लो होती है। साइमन कुजनेट्स ने कहा द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग, जो भी आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में जो फ्लो हो रहा है इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो भी ये जो फ्लो है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स कहाँ पे मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर में मिलेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर को जो फ्लो हो रहा है, और वो फ्लो किस तरह से हो रहा है, कौन से प्रोसेस से हो रहा है,
तो ये जो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है एक कंट्री के प्रोडक्टिव सिस्टम में, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसका फ्लो होता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स के हैंड्स में, तो वो जो वैल्यू है, वो जो नेट आउटपुट है, वहाँ पे हम नेट आउटपुट का मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू को ले रहे हैं। ये आप समझे, यहाँ पे नेट आउटपुट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो वैल्यू क्या हो गई, नेशनल इनकम कहलाएगी। यानी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, गुड्स बनाना, सर्विसेज बनाना, उसका जो भी पेमेंट है, उसकी जो भी पेमेंट भी नहीं हम बात करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू है। अब वैल्यू कैसे बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी कि इनको बनाने में, इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में हमने रेंट पे किया, वेजेस पे किया, इंटरेस्ट पे किया, किसी ने प्रॉफिट भी रखा है इसके बदले में, ये सारे के सारे चारों मिलकर इसकी वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। वो वैल्यू हम प्राइस के रूप में कंज्यूमर से वसूल करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से वसूल करेंगे। तो अल्टीमेटली जितने रुपीज में वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को गई है, उन सब का सम टोटल क्या हो गया, नेशनल इनकम को गया। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे डोमेस्टिक अप्रोच वर्सेस नेशनल अप्रोच की। एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। वैसे तो यहाँ पे मैंने ये पूरी थियरी आप लोगों के सामने दी है कि इट इज पॉसिबल दैट एन इनकम विच इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सिमिलरली एन इनकम विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम may not be included in the domestic income. Now the question comes, why it happens? Well, it happens because national income includes the income of normal residents only. यानी जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को लेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ अर्निंग, चाहे वो फॉरेन में अर्न कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं। इफ दे आर दी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, देयर इनकम विल बी कैलकुलेटेड, विल बी काउंटेड अंडर द अप्रोच ऑफ नेशनल इनकम, वेयरएज डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स द इनकम ऑफ बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। जबकि हम डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट की इनकम को भी लेंगे, नॉन रेजिडेंट की इनकम को भी लेंगे, लेकिन शर्त क्या है, द इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी वो इनकम जो है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की जानी चाहिए। चलो अब इस टर्म को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल है द सैलरी रिसीव। यहाँ पे हम लेते हैं कि जो भी एग्जाम्पल है फर्स्ट में हम लेंगे इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट नॉट इन डोमेस्टिक इनकम। यानी यहाँ पे जो मैं दो एग्जाम्पल्स दूंगी वो नेशनल इनकम में तो काउंट होएगा पर वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। सबसे पहला है सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। अब वो काम तो कर रहा है जापानीज एम्बेसी में, इंडिया में ही काम कर रहा है, एम्प्लॉय भी इंडियन है। इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम as he is the resident of India. However, such an income will not be included in the India's domestic income as the Japanese embassy is not a part of the domestic territory of India. अब जो Japanese embassy है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ऑफिस भले ही उसका इंडिया में, लेकिन वो टेरिटरी इंडिया से बाहर है, उसकी टेरिटरी जापान की टेरिटरी इंडिया से बाहर है, तो वो नेशनल इनकम तो बनेगी लेकिन वो डोमेस्टिक इनकम नहीं बन पाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं profits of a branch of SBI in England. It will be included in the national income as it is a part of factor income from abroad. However, it will not be included in India's domestic income as the SBI branch is in England or England is not the part of a domestic territory of India. तो ये चीज़ क्लियर हुई कि डोमेस्टिक इनकम में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि जो इनकम है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जैसे अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, ऑल्दो माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड बट स्टिल कुछ इस तरह से इंडिया का हम मैप बनाते हैं, तो ये शेप हमारे सामने बन के आती है इस तरह की। तो ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं है। बॉर्डर लाइन तो जहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है जिस किसी भी हिस्से पे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे हम देखेंगे कि वो डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट बन रही है पर नेशनल इनकम में नहीं पार्ट नहीं बनेगी। फर्स्ट इज रेंट रिसीव बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। यानी इंडिया के अंदर कोई कंपनी है जहाँ पे जो रेंट है ना, वो जो कंपनी रेंट रिसीव कर रही है वो कंपनी रेंट तो इंडिया के अंदर रिसीव हो रहा है, लेकिन कंपनी का जो मालिक है वो नॉन रेजिडेंट है। अगर वो कंपनी का मालिक नॉन रेजिडेंट है तो डोमेस्टिक इनकम तो है वो नेशनल इनकम नहीं मानी जाएगी। सेकंड है इट विल बी द प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। डोमेस्टिक इनकम है क्योंकि इंडिया के अंदर वो ऑपरेट हो रहा है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, लेकिन वो इनकम जो है क्योंकि वो फॉरेन बैंक है तो वो इनकम नेशनल इनकम नहीं कहलाएगी।
अब यहाँ पे अगर बहुत सारा कन्फ्यूजन में जनरेट हो जाता है तो एक छोटे सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो अगर हमें आगे भी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, मान लो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली यू विल ऐड, या कहते हैं प्लस करेंगे इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, और शॉर्ट में देखें तो x माइनस एन। एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सपोर्ट से, एम का मतलब हो गया इंपोर्ट। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम एब्रॉड कह सकते हैं, या कुछ बुक्स में हम देखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। कुल मिला के फॉरेन से रेजिडेंट्स को जो इनकम जनरेट हो रही है, यानी इंडियंस को फॉरेन से जो भी इनकम मिल रही है वो इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए, उस इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। तो अगर हमें नेशनल इनकम बनाने, मान लेते हैं कि आपको डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, और आपको कहा जाता है कि आपको इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उस डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दोगे इनकम फ्रॉम एब्रॉड को। जैसे ही बाहर की इनकम को हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। सेकेंड है, इसका ऑपोजिट देखते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट दी डोमेस्टिक इनकम, तो हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम एब्रॉड को लेस कर देंगे। हम क्या करेंगे, लेस x माइनस एम, या फिर हम कहेंगे लेस, या इस लेस नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्सक्लूड इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे तो x माइनस एम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डोमेस्टिक निकालने के लिए नेशनल इनकम को क्या है, लेस कर देंगे, सॉरी इनकम फ्रॉम एब्रॉड को लेस करते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होने वाली इनकम आ गई, और नेशनल निकालने तो डोमेस्टिक के साथ हम बाहर के एब्रॉड से मिलने वाली इनकम को भी ऐड करते हो, नेशनल इनकम बन जाएगी। सो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसको हम नए पेज पे लेते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हम लेते हैं नेट वर्सेस ग्रॉस। एक होती है नेट नेशनल इनकम, एक होती है ग्रॉस नेशनल इनकम, या नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, कैसे भी बोलो, हमें फिर सिर्फ इन दो टर्म्स को समझना है। यहां पे जो मेन डिफरेंशिएशन आता है वो होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हम सब ने अकाउंट्स में पढ़ा है क्या होता है, हम ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। Whenever we need to calculate income on net basis, तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सक्लूड किया हुआ है, उसको माइनस किया हुआ है, उसको लेस किया हुआ है, और लेस डेप। और अगर हम ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस का मतलब है जिसमें डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, एडेड है। अब आपको कहा जाए यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस इनकम, और आपको नेट इनकम दे रखी है, नेट इनकम आपको मिली हुई है, नेट नेशनल इनकम आपके पास है, आपको कैलकुलेट करनी है ग्रॉस इनकम, तो आप नेट इनकम में क्या ऐड कर दोगे, जैसे आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे वो क्या बन जाएगी, आपकी ग्रॉस इनकम। या ऑपोजिट लेते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट इनकम या नेट नेशनल इनकम, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस आपको दी हुई है तो ग्रॉस में से हम लेस कर देंगे डेप, जैसे डेप लेस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। तो ये एक सेकेंड कॉन्सेप्ट हुआ। थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, वो आता है आपके नेट आ गया, ग्रॉस आ गया, डोमेस्टिक नेशनल ले लिया है, यस, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस पे भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी जो नेशनल इनकम है, सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, फैक्टर कॉस्ट को। फैक्टर कॉस्ट क्या है, वेल नाम से समझ आ जाना चाहिए। फैक्टर क्या है, यहाँ पे फैक्टर का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हम यानी एफओपीज को देखते हैं। तो बेसिकली वी डिवाइड और वी क्लासिफाई एफओपीज इनटू 4 कैटेगरीज। द फर्स्ट comes the land, then comes your labor, then capital, and then entrepreneur. So these are the 4 categories of factors of production. अब इनको जो पेमेंट मिलता है वो क्या कंपनी के लिए कॉस्ट होती है। इनको पेमेंट कैसे मिलेगा, लैंड को मिलता है रेंट,
लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। और भी बहुत सारी इनकी सब कैटेगरीज होती है, पर हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसी तरह से होगा इसका। अब देखिए, अगर इफ आई नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे मेन तरीका ये हो गया कि इन सबको ऐड कर दो, तो हमारे पास नेशनल इनकम किस पे आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो और दूसरी चीज होती है, अभी तक ये चीज यहाँ खत्म नहीं हुई है, अब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक फैक्ट्री के अंदर हैं, आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या होता है कि उस फैक्ट्री के अंदर जब उसकी फाइनल प्राइस को कैलकुलेट करने की बात आती है, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कॉस्ट कितना लगेगा। कॉस्ट निकालने के लिए आप ये 3 चीजें देखोगे, आपने पेमेंट कितना दिया है, रेंट कितना दिया, इसमें वेजेस कितने लगी, इसमें इंटरेस्ट कितना लगा, जितने भी पेमेंट्स और भी हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं सारे के सारे, वो कितने लगे। उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, अपना प्रॉफिट निकालते हो। इन तीनों को जैसे मैं ऐड करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, एक कॉस्ट आ जाएगी। चलो मान लेते हैं प्रॉफिट को भी ले लो, चलो ये कॉस्ट के पार्ट मान लेते हैं। अब फिर आप क्या करोगे, जब उस मान लो कि कॉस्ट आई किसी प्रोडक्ट की, मान लेते हैं आप एक पेन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेन बनाते हैं, तो इन सब का पेमेंट करने के बाद कितने रुपए का वो पेन बना, उस पेन की कॉस्ट आती है 20 रुपीज। आपने 20 के बराबर इन सबको पेमेंट किया है। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। अब आप जब मार्केट में से भेजोगे, क्या आप 20 रुपीज भी भेजोगे इसको, या इसमें कुछ ऐड होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो टैक्सेस होते हैं, अभी तो वैट हो गया है, वो भी तो गवर्नमेंट हमसे लेती है, तो हम क्या करते हैं, वो टैक्स हम कंज्यूमर से वसूल करते हैं। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा था कि इस 20 रुपए के पेन पे आपको मुझे 2 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, जब इसकी मार्केट प्राइस लगाई ना, तो कितने रुपए बना दी इसको आप, यू विल सेल इट ₹22 उस पेन की प्राइस, क्योंकि जो 2 रुपीज है वो उसमें टैक्सेस के एडेड है। ठीक है, अब देखते हैं वापस से उन टर्म्स को देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करनी है। तो भाई आपसे जो कहा गया, यू हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो कह रहे सिर्फ कॉस्ट कितनी है हमें बता दो, तो फैक्टर कॉस्ट पे तो कितनी आई है, 20 रुपीज आई है। ठीक है, अब वो कह रहे मार्केट प्राइस पे बताओ, तो मार्केट प्राइस पे कितनी आ गई है, 22 रुपीज। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का रहा, डिफरेंस रहा टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो डिफरेंस रह गया इसमें। यानी कि व्हेनेवर वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, वी विल एक्सक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, यानी हम वो 2 रुपए उसमें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब भी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना होगा, हम उसमें वो टैक्स भी ऐड कर देंगे। तो इसको मैं नीचे यहां पे इस तरह से लिखूंगी, इनकम एट FC, दैट इज एट फैक्टर कॉस्ट। आपको फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम निकालनी है। मान लेते हैं आपको गिवन क्या है, अगर कुछ दे रखा है, फिगर आपको दे रखा है इनकम एट मार्केट प्राइस पे दे रखा है, आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें लेस कर देंगे हम, क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी फैक्टर कॉस्ट पे कुछ चीज कैलकुलेट करनी है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करेंगे, या हम ये मान के चलते हैं फैक्टर कॉस्ट पे अगर दे रखा है कोई चीज, तो इसका मतलब उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी ऐड नहीं किए हुए हैं। एंड व्हेनेवर यू नीड टू कैलकुलेट इनकम एट मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट पे इनकम आपको दे रखी है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर सामान जैसे ही जाएगा वो प्राइस में, उसमें टैक्सेस ऐड रहेंगे भाई। मार्केट प्राइस पे अगर कैलकुलेट करना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें ऐड कर दीजिए। वापस से फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें लेस कर दीजिए। आप फैक्ट्री लेवल पे वापस ले आओ, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो 2 रुपए आप इसमें लेस कर दो कि भाई अगर हम टैक्स को लेस करके देखते हैं, तब तो भैया वैल्यू कितना बन रहा है मेरे गुड का, पर यूनिट का 20 रुपीज। अगर मार्केट में लेके जा रहे हो, मार्केट प्राइस पे देखना है, तो 22 रुपीज की इसकी वैल्यू है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ ये भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म नहीं होता, इसके साथ एक टर्म और आ जाती है, दैट इज, वो टर्म क्या लगती है, सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या है, सब्सिडी क्या होती है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिस्काउंट देती है इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, कुछ हेल्प देती है, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए। यानी अगर आप लेडीज अपने नाम से अगर कोई फैक्ट्री खोलती है, तो गवर्नमेंट उसको भर भर के डिस्काउंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द वुमेन एंटरप्रेन्योर। या कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके जो पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट अच्छे मानती है और उसके भी गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है। या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिनको अगर प्राइवेट कंपनी बनाने लगी तो उसमें बहुत कॉस्टिंग लगती है और बहुत महंगे वो प्रोडक्ट पड़ते हैं, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छे हैं, तब भी गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडी दे देगी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर मैं कोई, जैसे
प्रोडक्ट बनाने जाती हूँ उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, और अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो जब मैं उसकी फाइनल प्राइस कैलकुलेट करूँगी तो उसकी पर यूनिट प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। प्राइस बहुत बढ़ जाएगी तो कोई भी लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, या ओनली रिचर सेक्शन विल बी एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट। उस केस में क्या होगा कि मैं क्या करूँगी, या तो मैं उसको बनाऊंगी ही नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट अल्टीमेटली बिकने वाला नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने मुझे कहा अच्छा बताओ कितना कॉस्टिंग आएगा, तुम अगर प्लांट लगाती हो तो कितने का खर्चा आएगा। मैंने कहा भाई प्लांट लगाने में 5 करोड़ चाहिए, मेरे पास तो आज के डेट में सिर्फ 2 करोड़ ही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो तुम 2 करोड़ अपनी तरफ से लगाओ, जो बचा हुआ 3 करोड़ है ना वो मैं आपको दूंगा, फिर तुम फैक्ट्री लगाओ तो सही। तो टोटल 5 करोड़ का मैंने प्लांट लगाया। इसमें कॉस्ट है 5 करोड़ जो लगाई गई है, एक तरह से फिक्स कॉस्ट उस प्लांट की। अब क्या होगा, जब मैं अल्टीमेटली प्रोडक्ट की जब प्राइस निकालूंगी तो क्या मैं ये गवर्नमेंट की हेल्प, या क्या मैं टोटल 5 करोड़ के हिसाब से, यानी अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ और पर यूनिट कॉस्टिंग निकालती हूँ, क्या मैं कॉस्टिंग उस गवर्नमेंट कॉस्टिंग निकालते समय गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी को भी इंक्लूड करूंगी क्या? क्योंकि मैंने 5 करोड़ के बराबर रेंट पे किया है, रेंट को दिया है इनमें से, इसी में से मैंने वेजेस दी है, इसी में से मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, लेकिन इसके अंदर 3 करोड़ तो भाई गवर्नमेंट का है। तो क्या मैं अपनी प्राइसिंग अब इसी 5 करोड़ के हिसाब से लगाऊंगी, या 2 करोड़ जितना पैसा मैंने लगाया है उसके हिसाब से? ऑब्वियसली मैं मेरा पैसा जो मेरी प्राइस है प्रोडक्ट की वो उतनी ही उस हिसाब से लगाऊंगी जितना पैसा मैंने लगाया, जितना मेरे घर से लगाया। बाकी तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया इसलिए ताकि तुम उसकी प्राइसेस कम कर दो। 5 करोड़ यानी चलो पर यूनिट पे समझते हैं, 5 करोड़ तो कॉस्टिंग होती नहीं है किसी प्रोडक्ट की। अब मानो हम इसको डिवाइड करते हैं सारे प्रोडक्ट्स के अंदर और पर यूनिट इसका निकालते हैं वैल्यू। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एक पेन आपने बनाया था जिसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आई, 20 रुपीज़ आई। अब इस 20 रुपीज़ में मेरा जो हिस्सा था ना वो सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज़ का था। मैंने अपने घर से 7 रुपये लगाए थे, बाकी 13 रुपीज़ क्या है मुझे सब्सिडी मिली थी, गवर्नमेंट ने दी है मुझे। तो अब मैं इसकी प्राइस जो है, चलो इसमें मैंने 2 रुपये टैक्स ऐड करके 22 रुपये रखूँ, वो सही रहेगा, या मैं इस 22 में से यानी 20 में से मैं 13 लेस करूँ और 7 + 2 करके 9 रुपीज़ इसकी प्राइस रखूँ, सही कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली ये सही रहेगा, क्योंकि ये जो पैसा है 13 रुपीज़ का वो मुझे किसने दिया है, वो मुझे गवर्नमेंट ने दिया है ताकि उसकी प्राइसेस 9 ही रखे जा सके। अगर उसकी प्राइस 22 रखनी होती तो गवर्नमेंट मुझे क्यों देता सब्सिडी, है कि नहीं? तो ये लॉजिक है। तो अब हम इसको एक बार रब करते हैं ये एग्जाम्पल को। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया है, और हम फिर से उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं हमारे। ये अच्छे से नहीं हुआ है रब, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया। ओके, अब हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो हमने पहले देखा था कि अगर फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे इनकम आ जाएगी। और मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करनी है तो वी विल ऐड द इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू द फैक्टर कॉस्ट। अब इसके साथ अब हम यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे अगर इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे हमें मिली हुई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो हम लेस करेंगे, इसमें हम सब्सिडी ऐड करेंगे। सब्सिडी ऐड करने का मतलब है जो फैक्टर कॉस्ट है ना हमारा, उसमें तो गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दी रखी तो वो सब्सिडी का हिस्सा भी उसके अंदर मौजूद रहेगा। आपने पेन की कॉस्ट तो 20 ही निकाली है ना, आपने जो लेबर को, वेजेस को, सॉरी आपने जो लेबर है, जो लैंड है, जो कैपिटल है, उन सबको पेमेंट इसी 20 रुपये में से किया है। इस 20 को आप इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लेकिन इस 20 रुपीज़ में गवर्नमेंट ने आपको 13 दिए थे, वो बात अलग है, लेकिन टोटल जो कॉस्ट है उसकी वो तो 20 रुपीज़ ही आई है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट पे जब भी हम निकालेंगे तो उसमें सब्सिडी एडेड रहेगी, अगर है तो सब्सिडी वो उसमें एडेड रहेगी। लेकिन जैसे ही वो मार्केट के अंदर जाएगा, फैक्ट्री से सामान कहाँ गया है, मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा तो मार्केट में जाते हमें पता है टैक्स तो आपके ऐड होंगे, लेकिन अब इसमें सब्सिडी आप ऐड रखोगे क्या, आप नहीं रखोगे। आप इसमें क्या करोगे, सब्सिडी को लेस कर दोगे। सब्सिडी को लेस क्यों करना है, क्योंकि अब हम वो 20 रुपये ना मान के हमने क्या किया है, हम 13 रुपीज़ को लेंगे, हम लेस करेंगे जो 13 रुपये की सब्सिडी मिली थी उसको। टैक्स को तो 2 रुपये में ऐड करेंगे, 13 की सब्सिडी हम रखेंगे और इस हिसाब से हम प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस पे। तो अगेन शॉर्ट में अगर इसको हमें समझना है तो इसका मतलब ये हुआ, पहले इसको रब करते हैं। तो क्या होगा, जब भी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है सब्सिडी आपकी लेस हो जाएगी और फैक्टर कॉस्ट की सब्सिडी आपकी एडेड रहेगी। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे
नेशनल इनकम के एक होता है नेशनल इनकम, एक होता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक हम ले चुके हैं। एक आता है नेट नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम। नेट और ग्रॉस को हम ले सकते हैं जहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। थर्ड आ गया एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे, उसको भी हम ले चुके हैं। तो आई रिपीट, नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक में नेशनल इनकम में हम इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करते हैं, डोमेस्टिक में हम बाहर की इनकम को ऐड नहीं करेंगे। नेट और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। अगर नेट इनकम निकालनी है तो डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करेंगे, ग्रॉस इनकम निकालनी है तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे। फिर आता है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट पे है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करेंगे और सब्सिडी ऐड करेंगे। मार्केट प्राइस पे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड रहेंगे, सब्सिडी आपकी लेस हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें उल्टी चलती है। आप इसको अगर रटना भी चाहो तो कुछ नहीं, सिंपल सा याद रखने का तरीका, जहां पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस हो रही है वहां सब्सिडी ऐड होगी, जहां इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो रहे हैं वहां सब्सिडी लेस होगी। ये ऑपोजिट चलते हैं। सो दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें आगे हेल्प करेंगे नेशनल इनकम के वेरियस कॉन्सेप्ट को समझने में कि क्या क्या है।